हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फसल उत्पादन का चैप्टर 2। जी हाँ, हमारा जो चैप्टर है वो 1 कल ख़त्म हो गया था। आज हम चैप्टर 2 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये हमारा पार्ट 1 है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो वीडियो है वो पार्ट 1 पार्ट 2 में आ रही है, क्योंकि पीडीएफ मतलब ज़्यादा बड़ी पीडीएफ नहीं करना, क्योंकि जो एक पीडीएफ ही है वो बहुत बड़ी हो जाती है, कम से कम 8-9 पेज की। तो उसको एक्सप्लेन करने में और बताने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आज मैं जैसे कि 2 वीडियो में बताया था, फुल क्वेश्चन आपको बताए थे किस प्रकार से। आज मैं फुल नहीं बताऊँगा, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, जिससे कि वीडियो 5 या 10 या 20 मिनट की हो, ज़्यादा लंबी ना हो तो बेटर रहेगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वीडियो की थोड़ा स्पीड ज़्यादा कर दी जाती है, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत आधे घंटे से ऊपर की हो जाती है, तो उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा, आप इतना लोग देखोगे भी नहीं, है ना। पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। तो बाकी चलिए देखते हैं। एमपी बोर्ड क्लास 11th फसल उत्पादन चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और जो आपके सभी एग्जाम हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा कौन सा क्लास 11th है, इसका पार्ट 1 है। सब्जेक्ट कौन सा है? फसल उत्पादन उद्यान शास्त्र, क्रॉप प्रोटेक्शन एवं हॉर्टिकल्चर। चैप्टर 2 पार्ट 2 है खेती के प्रकार एवं प्रणालियाँ। हमारा पार्ट 1 कुछ टाइप्स ऑफ हॉर्टिकल्चर था, ठीक है। और इसके बाद में टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग, ठीक है। हम क्या देखेंगे? खेती के प्रकार एवं प्रणालियाँ देखेंगे। तो चलिए पहले हम वास्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं कुछ। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आ जाएँ इनमें से। तो ज़्यादा नहीं है, 2-3 है, वैसे लगता नहीं है इसमें से आएंगे, लेकिन आप पढ़ लेना, ठीक है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लाभप्रद फसलों को बिना सिंचाई के उगाना किस प्रकार की खेती है? तो यहाँ पर से उसको खेती हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में हमारा दूसरा है कि जैविक खेती में रासायनिक खाद उर्वरक की जगह प्रयोग में लाए जाने वाली, तो ये एक शायद आ सकता है, ठीक है। तो गोबर खाद, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि हम जैविक खाद में ये सभी तीनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गहन खेती का लक्षण नहीं है? तो परंपरागत कृषि तकनीकी एवं मदद हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यही चार ही हैं इसके, ठीक है। तो ऐसी खेती जिसमें प्राकृतिक वनस्पति का पशुओं द्वारा चारण किया जाता है, तो उसे रैंचिंग खेती कहते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है कि पशुओं सिर्फ चरते हैं, बाकी उस पर फसलें नहीं उगाई जाती, क्योंकि प्रकृति के द्वारा चारा अपने आप उग जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? रैंचिंग खेती कहते हैं, ठीक है ना, रैंचिंग खेती कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है एक सही विकल्प में है हमारे, तो चलिए उन्हें देखते हैं। तो जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हुई, हमने पहला सही विकल्प भी देखा था, तो ये रिपीट है सही खाली स्थान में, तो इसको अच्छे से देख लेना है ना। तो ये शुष्क खेती हो जाएगा। कृषि की वह विधि जिसमें फसलों की जल मांग को संकट काल में कृत्रिम विधियों द्वारा पूरा किया जाता है, तो सिंचित खेती कहलाती है। अभी हम जो कर रहे हैं वो सिंचित खेती करते हैं। कौन सा? जो गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि हम कृत्रिम रूप से ही फसल को पानी देते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारी सिंचित खेती हो जाएगी। इसके बाद देखिए हमारी नेक्स्ट है, तो हमारे नेक्स्ट क्या है? जैविक खेती को हमको परिभाषित करना। जैविक खेती को खेती भी कहते हैं, तो मतलब जैविक खेती को पारिस्थितिक खेती भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे नेक्स्ट हैं एक बार जो क्या सत्य असत्य हैं। तो कपास एक व्यावसायिक फसल है, तो गाइस कपास एक व्यावसायिक फसल है, तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए जीवांश खादों का प्रयोग कर नमी को संरक्षित किया जा सकता है, तो जीवांश खादों का प्रयोग कर हाँ नमी को संरक्षित किया जा सकता है, ये सत्य हो जाएगा। तीसरा है जैविक खेती से भूमि की उर्वरता शक्ति निरंतर घटती है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि जैविक खेती से उसकी बढ़ती है। जैसे कि हम खाद, वर्मिंग कंपोस्ट इनका उपयोग करते हैं, तो हमारी खेती की जो उर्वरक शक्ति है वो बढ़ती है, घटती नहीं है। ठीक है ना। और चलिए देखिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी। तो मिश्रित खेती को हम फसल उत्पादन के साथ साथ मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, देखिए जिसमें मिश्रित, एक तरह से मिश्रित, नाम ही मिश्रित है उसका, ठीक है ना। तो मिश्रित खेती क्या हो जाएगी कि जिसमें हम खेती तो कर ही रहे हैं, साथ में कुछ और जानवरों को पाल रहे हैं, जैसे कि हमारे जो उपयोगी हैं फसल में, तो उनको हम और साथ में कुछ पालन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इनका पालन करेंगे, तो मिश्रित खेती हो जाएगी। सिंचित खेती उसे कहते हैं कि संकट काल में, मतलब कि वर्षा नहीं हो रही है और हम खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, मतलब पानी दे रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? सिंचित खेती कहेंगे, ठीक है ना। तो ये है कृत्रिम रूप से पानी की उपलब्धता। और विशिष्ट खेती, देखिए विशिष्ट खेती क्या होती है? एक ही फसल से 50% से अधिक आय प्राप्त करना। मतलब एक ही फसल हम बो रहे हैं, जैसे कि चने की फसल बो रहे हैं, तो उसी से हम 50% से अधिक की आय प्राप्त कर लें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी विशिष्ट खेती। इसके बाद जैविक खेती, वो जीवांश खादों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि खाद, वर्मिंग कंपोस्ट
और जो गाय भैंसों के उन जो गोबर से बनती है वो खाद, ठीक है ना, उसे बोलते हैं क्या, जैविक खेती। इसके बाद देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखना है, जब फार्म का प्रयोग कई पदार्थों के उत्पादन के लिए होता है तो उन सभी पदार्थों से प्रत्यक्ष आय प्राप्त होती है, तो उसे क्या कहते हैं, डाइवर्सिफाइड कृषि कहते हैं उसे, डाइवर्सिफाइड। देखिए क्या, जब फार्म का प्रयोग कई पदार्थों के उत्पादन, जैसे कि बहुत सारे पदार्थ हैं हम उनका उत्पादन एक साथ कर रहे हैं, तो ठीक है, उन सभी से जो आय प्राप्त होगी, अप्रत्यक्ष आय होगी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहेंगे हम उस आय को, तो अप्रत्यक्ष आय प्राप्त होगी तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम डाइवर्सिफाइड कृषि कहेंगे। ठीक है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में शुष्क खेती कितना प्रतिशत होती है, 12%। हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि शुष्क खेती के कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, और राज्यों में कौन कौन से जिलों में की जाती है, ठीक है ना, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद देखिए, भारत में जल के कुल उपयोग का 90% किस कार्य में खर्च होता है, तो गाइस दोस्तों सिंचाई में जो है कि सबसे ज़्यादा पानी जाता है, तो इसमें 90% जो पूरा है ना, उसका 90% सिंचाई में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंचाई में हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मृदा एवं जल प्रदूषण की समस्याओं से बचने के लिए किस प्रकार की खेती लाभदायक है, तो ये जैविक खेती हो जाएगी, क्योंकि इस खेती के द्वारा हम मतलब प्रदूषण बाकी जो समस्याएं हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जैविक खेती के बहुत कम जो है कि इनके दुरुपयोग बहुत कम है, बाकी उपयोग बहुत सारे हैं, लाभ हानियाँ कम है ना, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ये 2 नंबर के प्रश्न बन जाएंगे हमारे, तो 2 नंबर के प्रश्न बनेंगे, तो इनमें से कर लेना है ना। चलिए देखते हैं 2 नंबर के प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए, तो पहला हमारा जो है खेती के प्रकार, तो गाइज ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये ओटी में पूछे जा सकते हैं। मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरे पास वही मैंने पहले बताया था कि जिनके पास गाइड नहीं है या बुक नहीं है, साधन नहीं है पढ़ने के, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, मैं मतलब अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट बताऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी और आप इतना लंबा वीडियो देखोगे नहीं, ठीक है ना। तो उस चक्कर में मैं क्या सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा और इनको जल्दी जल्दी खत्म कर दूँगा, ठीक है। तो हमारी खेती कुछ इस प्रकार की होती है कि सामान्य खेती, विशिष्ट खेती, शुष्क खेती, मिश्रित खेती, सिंचित खेती, रैंचिंग खेती, इनको शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए आप। तो इनका क्या करते हैं कि पहला अक्षर कर लेते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, सा बी सु मी सिन रे, सभी सुमिश्रे ऐसा कर लेना, तो मतलब शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेना तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अरे यार ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि सामान्य खेती से आप क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बट पढ़ लो कि किसी खेती या फर्म में सामान्य रूप से पैदा फसल उगाई जाती है, उसे सामान्य खेती कहते हैं। वैसे कोई विशेष की अनिवार्यता नहीं होती इसमें, मतलब ऐसा नहीं कि हमें यही खेती जरूरी है कि चने की या चावल की ही खेती करनी है, तो ये विशिष्ट रूप से जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो वो कर लेना है, शायद पेन सही से नहीं चल रहा है, तो चलिए कोई और देखते हैं, ठीक है ना। तो ये कर लेना। इसके बाद देखिए तीसरा है कि सामान्य खेती के 2 लाभ, हाँ लाभ पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सामान्य खेती के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। इस खेती में किसान अपने संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग करता है। इस खेती में किसान के पास पूरे वर्ष कार्य रहता है। सामान्य खेती के सिर्फ 2 लाभ हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद सामान्य खेती की कुछ कमियां भी हैं। तो पहली क्या है कि ये खेती छोटे एवं सीमांत कृषकों के लिए, मतलब सीमांत कम खेती करते हैं उनके लिए सीमांत, ठीक है ना, जो एक वो है, ठीक है। इसके बाद इस खेती में किसान अपने फार्म को एक व्यवसाय के रूप में विकसित नहीं कर पाते। देखिए सीमांत खेती में क्या होता है कि हम ज़्यादा विकसित नहीं कर पाते उसे, और वो छोटी मतलब उसी टाइप की रह जाती है, तो ये 2 हानियाँ हैं इसकी। इसके बाद एक विशिष्ट खेती है। विशिष्ट खेती के शायद इसको पढ़ लीजिए क्योंकि इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं यही बता रहा हूँ, लास्ट में इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो जब किसी खेत या फर्म में किसी एक ही फसल विशेष का उत्पादन हो, तो वहाँ उस फसल का आय मुख्य साधन 50% या उससे अधिक हो, तो उसे विशिष्ट खेती है। देखिए हम क्या चावल उगा रहे हैं, धान को चावल आते हैं, ठीक है ना, चना उगा रहे हैं और बाकी फसलें कर रहे हैं, मतलब जो हमारी विशिष्ट फसल क्या है कि जिससे हमारा 50% उसी से आए और बाकी जो हम फसल उगा रहे हैं उससे 50% आए, तो इस फसल क्या कहेंगे, विशिष्ट खेती कह देंगे, ठीक है ना। इसके बाद विशिष्ट खेती की कोई 2 लाभ बताना है, तो देखिए क्या कुछ 2 शर्तें होनी चाहिए, ठीक है। क्या शर्त होनी चाहिए, कृषि मंडी फार्म के नज़दीक होनी चाहिए। जहाँ हमारा खेत है ना, ये फार्म है, मान के चलिए एक फार्म है, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसका 8 मतलब 5-6 किलोमीटर मान लो या 1-2 किलोमीटर मतलब नज़दीक होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मंडी क्या होनी चाहिए, नज़दीक होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बाद किसान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए, मतलब उसकी आर्थिक जो स्थिति है वो ऐसा नहीं है कि मतलब जितना लगा रहा है उसके बाद फिर कुछ बच नहीं रहा, तो मतलब उसके आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए शुष्क खेती की परिभाषा लिखना है। तो ये शुष्क खेती गाइस इसका पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा क्योंकि गाइस ये इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, और ये पूरा टॉपिक जो मैं बताऊंगा शुष्क खेती जहाँ देखे वो आपको इंपॉर्टेंट कर लेना है, ठीक है ना। तो शुष्क खेती की परिभाषा देख दीजिए। तो शुष्क खेती ड्राई फार्मिंग, इसे ड्राई फार्मिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो 50 सेंटीमीटर या 500 मिलीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लाभप्रद फसलों को सिंचाई के लिए, जैसे कि चना हुआ हमारा, धनिया हुआ, आजकल उगाई जाती है, तो वो हमारी क्या है, ये शुष्क खेती का एक भाग है, क्योंकि गाइस इनमें है ना पानी की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद शुष्क खेती की 2 सीमाएं लिखिए। तो शुष्क खेती की 2 सीमाएं हैं कि सुजुकी खेती में समय पर जुताई, सॉरी ये शुष्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुष्क, अरे यार पेन ढंग से चल नहीं रहा, आई थिंक क्या हो जाएगा, शुष्क, ठीक है ना। तो शुष्क खेती हो जाएगी। तो इसके बाद देखिए उर्वरकों का समुचित उपयोग करना चाहिए। तो उर्वरकों का क्या है, समुचित उपयोग करना चाहिए। इसके बाद देखिए भारत में शुष्क खेती के 4 क्षेत्र लिखिए। तो भारत में देखिए मैंने बताया था ना कि शुष्क खेती कहाँ होती है, किन जिलों में होती है, किन राज्यों में, वो भी हम आपको बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो पहला है कि भारत में शुष्क खेती जो है हरियाणा के रोहतक जिले में होती है। अमित बढ़ाना की वीडियो में देखा होगा रोहतक जिला, तो वो रोहतक जिले में होती है, ठीक है ना। इसके बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला है उसमें होती है, रायपुर जिला है उसमें हो जाएगी। और इसके बाद में मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड,
ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्या बुंदेलखंड में होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए महाराष्ट्र मुंबई, सोलापुर एवं रायपुर जिला, क्या है, मुंबई, सोलापुर एवं रायपुर जिला, इन दोनों में होती है। और इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा हो जाएगा, थोड़ा 1 मिनट इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 10 कि इसमें क्या होगा, देखिए कि शुष्क खेती नमी संरक्षण की 2 विधियाँ लिखना है कि नमी संरक्षण जिसकी बनी रहे, तो उसकी हमें क्या बताना है, 2 विधियाँ बतानी है। ठीक है ना, तो 2 विधियाँ हम देख लेते हैं। तो 2 विधियाँ क्या होंगी कि पहला तो हमारा हो जाएगा जीवांश खादों का प्रयोग, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा मेड़बंदी करना, जीवांश खादों का प्रयोग और मेड़बंदी करना। ठीक है ना, इसके बाद शुष्क खेती के लिए उपयोगी फसलों के नाम लिखना है, तो उसके उपयोगी क्या हो जाएंगे, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द और कपास, ये हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, जैसे कि मैंने बताया कि शुष्क खेती का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट ही है, तो इसको तो आपको कर ही लेना है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिश्रित खेती की परिभाषा लिखना है, तो मिश्रित जिसमें सभी प्रकार से मतलब एक से अधिक फसलों की खेती की जाए, बस इतनी डेफिनेशन लिखना है कि एक के साथ अधिक एक फसलों की खेती की जाए। ठीक है, तो वो मिश्रित हो जाएगी। और इसकी डेफिनेशन जो है कि फसलों के उत्पादन के साथ ऐसे सहायक व्यवसाय भी चलाना जो कि कृषि से संबंधित हो, मतलब कृषि जो संबंधित व्यवसाय उन्हें चलाना मिश्रित खेती में आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि फसलों के साथ साथ मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, व्यवसाय पालन, ये उदाहरण लिख देना। इसके बाद देखिए मिश्रित फार्मिंग में कौन कौन से पशुओं को पालना लाभदायक है, तो यहाँ पर गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, ऊँट, ये क्या है, हमारे माल जुताई जुड़ाई, गाय दूध दे देती है, ये काम में आ जाती है, तो उनसे क्या होता है, ये मतलब ये हो जाते हैं कि हमारे लिए उपयोगी हैं। ठीक है, और मिश्रित खेती के 2 लाभ लिखना है कि खेती के अलावा अन्य आय के साधन उपलब्ध होते हैं, जैसे कि दूध बेच दो आप, ठीक है, भेड़ बकरी और इनसे माल ढुलाई, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद देखिए कि भूमि का पूरी तरह से उपयोग हो जाता है, मतलब भूमि कुछ बच रही है तो उसका भी, जैसे मेड़ होती है तो मेड़ में हम पशुओं के लिए चारा उगा लेते हैं, तो वो एक चीज़ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए सिंचित खेती की परिभाषा, तो सिंचित खेती की परिभाषा ज़्यादा कुछ नहीं लिखना आप में, इरीगेटेड फार्मिंग होती है ये, और इसमें क्या है, फसलों को उगाने के लिए एक आधुनिक विधि है जिसमें पशुओं से अधिकतम उत्पादन करने के लिए फसलों की जल मांग को संकट काल में जल की आपूर्ति कृत्रिम सिंचाई की विधियों द्वारा की जाती है। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बट कर लेना। ठीक है ना, इसके बाद सिंचित खेती के 2 लाभ हैं, मतलब जो लाभ वगैरह हैं, हानियाँ, ये अधिकतर पूछ ली जाती हैं, बाकी डेफिनेशन क्या अगर 4 नंबर में आएगी तो पूछी जाएगी, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ठीक है ना, इसके बाद एक सिंचित खेती की 2 विशेषताएं, इस खेती में जल की समुचित उपयोग होता है, यह खेती सामान्य उस स्थान पर की जाती है जहाँ सिंचाई का उपयोग साधन ना हो। ठीक है, जहाँ वर्षा कम होती हो वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद रैंचिंग खेती, तो ऐसी खेती, इस खेती में जैसे रैंचिंग खेती का शॉर्ट फॉर्म बता दूँ कि इसमें कोई खेती नहीं की जाती, मतलब एक खेती का नाम है, इसमें पशुओं को पाला जाता है, प्राकृतिक रूप से उगी हुई घास को पशु खाते हैं और फिर वही घास दोबारा उग जाती है, मतलब इसमें कोई बोना वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसी खेती वनस्पतिक पशुओं द्वारा चारण किया जाता है। इस खेती में रेंज के रूप में प्रयोग होने वाले क्षेत्र ना तो जुताई की जाती है और ना ही बुआई की जाती है, ना ही फसलों को उगाया जाता है। प्राकृतिक वनस्पतियों अपना आप इन क्षेत्रों में उगाते हैं, वही मैंने बताया। तो जैविक खेती से तात्पर्य ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैविक खेती की गाइस मांग है और वो सब बोल रहे हैं कि जैविक खेती करो, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो जैविक खेती कृषि की ऐसी पद्धति है जिसमें कृत्रिम और उर्वरकों एवं रसायनों को फसल चक्र से दूर रखा जाता है। यह खेती फसल चक्र अवशेष पशुओं से प्राप्त खाद्य एवं विभिन्न कार्बनिक पदार्थों के प्रयोग पर टिकी है तथा भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने, वृद्धि तत्वों की पूर्ति करने एवं कीटों व खरपतवार के नियंत्रण के लिए जैव पीड़ित प्रणाली पर विश्वास रखती है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। इस बार कृषि की कौन सी विधि पारिस्थितिक कृषि कहलाती है, तो ये हमने पढ़ा था, तो ये जैविक हो जाएगी। ठीक है, ये 1 वर्ड हो जाएगा। आज जैविक खेती की आवश्यकता क्यों है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्यों है ये पूछ सकता है, ये बड़ा भी पूछ सकता है। इसका बड़ा जो क्वेश्चन होगा 2 नंबर का 4 नंबर का वो मैं अगले पार्ट में बता दूंगा। ठीक है ना, तो भूमि की उत्पादकता को लंबे समय तक बनाए रखने तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रभाव से बचने के लिए जैविक खेती की अति आवश्यकता है। ठीक है ना, इसके बाद एक खेती की प्रमुख प्रणालियों के नाम लिखना है, तो व्यक्तिगत खेती, सामूहिक खेती, सहकारी खेती और पूंजीवादी खेती, ये खेती के प्रकार हो जाएंगे। इसके बाद एक सामूहिक खेती, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस प्रकार की खेती में किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व ना होकर एक समुदाय का स्वामित्व होता है, मतलब कि एक ये सोसाइटी है, इसमें बहुत सारे घर रहते हैं, ये पूरे इसको समुदाय के सामूहिक खेती को चलाते हैं। ठीक है ना, तो ये सामूहिक खेती हो जाएगी। इसके बाद देखिए भूमि पर पशु, देखिए समुदाय का स्वामित्व होता है। इस प्रणाली में सभी सदस्य अपनी भूमि पर पशुधन संसाधन सोसाइटी के नाम कर देते हैं। मैंने बताया ना सोसाइटी, तो उसके नाम पर चलती है। तो सोसाइटी के सभी सदस्य एक प्रबंधन कमेटी के निर्देश अनुसार कार्य करते हैं। इस खेती द्वारा प्राप्त आय पर सभी सदस्यों का अधिकार होता है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए सहकारी खेती क्या होती है, कि सहकारी खेती किसे कहते हैं, कि खेती की इस प्रणाली में किसानों की व्यक्तिगत भूमि एक संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन किया जाता है। कार्य के प्रकार एवं भूमि के स्वामित्व के आधार पर इसे निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है: सहकारी उन्नत खेती, सहकारी संयुक्त खेती और सहकारी काश्तकार खेती। ठीक है, तो आई थिंक ये काश्तकार खेती आई थिंक गलत हो गया, इसकी जगह कुछ और होगा, मैं देख के बता दूंगा। ठीक है ना, तो सहकारी सामूहिक खेती। ठीक है, इसके बाद पूंजीवादी खेती कहते हैं, तो पूंजीवादी का भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, इस प्रकार की कृषि प्रणाली जमींदार तथा पूंजीपतियों द्वारा ही की जाती है। इस प्रणाली में भूमि एवं पूंजी की व्यवस्था स्वामी ही करता है, लेकिन प्रबंधन का कार्य वेतनभोगी करता है। देखिए मान के चलिए कैसे, कि देखिए एक ये स्वामी है, ठीक है, इसकी ये ज़मीन है और यहाँ पर क्या है कि इसने कोई को हायर कर रखा है, मतलब कि किसी को दे रखा है कि तुम इसकी देखभाल करोगे इन खेतों की, और जो भी लागत होगी वो ये मालिक देगा और जो इसका देखभाल करेगा वो इसने जिसको हायर किया वो करेगा। ठीक है ना, तो ये पूंजीवादी हो जाएगी। और इसके बाद देखिए अनुसंधान कार्य में खेती की कौन सी प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो अनुसंधान कार्यों में खेती की सरकारी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। विशिष्ट खेती, तो इसको इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना है। विशिष्ट खेती की प्रमुख कमियां या हानियां निम्नलिखित हैं। ठीक है, उत्पादन के सभी साधनों का उपयोग नहीं हो पाता, हानि की आशंका बनी रहती है, भूमि की उर्वरक शक्ति को लंबे समय तक बनाकर नहीं रखा जा सकता, आय प्राय अव्यवस्थित रहती है, हाई की जगह आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा आय। ठीक है ना, और शुष्क खेती की सफलता के लिए 4 उपाय लिखिए। तो उसको उचित समय पर जुताई बुवाई करनी चाहिए,
कम पानी चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए, समय पर खरपतवार नियंत्रण लेना चाहिए, उर्वरकों का समुचित प्रयोग करना चाहिए और खेती की मेड़बंदी करके खेतों को जल धारण क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए। क्योंकि देखिए हम ये खेत है उसकी मेड़ बांध देंगे ना, तो यहाँ पर जो पानी है वो यहीं पर रखा रहेगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, जिससे क्या होगा कि हमें शुष्क खेती में ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद जैविक खेती के सिद्धांत लिखिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है, ठीक है ना। तो उच्च गुणवत्ता वाले भोज्य पदार्थों का उत्पादन, मृदा की दीर्घकालीन उर्वरता में वृद्धि करना, उत्पादन लागत को कम से कम करके कृषकों को अधिकतम लाभ पहुंचाना, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाकर भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखना। इसके बाद देखिए सहकारी खेती में आने वाली 4 भाषाओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला सहकारी खेती में आने वाली प्रमुख बाधाएं, जो भाषाओं की जगह बाधा हो जाएगी, बहुत मिसप्रिंट हो रहा है यार, आई थिंक पीडीएफ कन्वर्ट करने में हो जाता है, वहाँ पे नहीं होता है यार इतना, ठीक है। तो सदस्यों में संगठन का अभाव होना, किसी सदस्य द्वारा बेईमानी करने पर कठिनाई उत्पन्न होना, सहकारी खेती में प्रति सदस्यों में उदासीनता आ जाती है, इस खेती में मध्यस्थता बढ़ जाती है, ठीक है ना। मध्यस्थता मतलब कि 4 लोग हैं तो उनके बीच में सभी की मध्यस्थता बढ़ जाएगी। इसकी मिश्रित खेती को सफल बनाने में कोई 5 उपाय बताइए। तो ऐसे पशुओं को पालना जो कि फसल उगाने में सहयोगी हैं, जैसे कि गाय बैल। स्वस्थ पशुओं को ही पालना, बूढ़ा होने पर उन्हें बेच देना। वैसे ये पॉइंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि यार जब उनसे काम करवाया है तो उनकी देखभाल भी करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, बुक पर है तो दिया गया है, ठीक है ना। तो पशुओं की संख्या इतनी ही होगी उन्हें आसानी से पाला जा सके, मतलब कि हमने हमारी जो क्षमता है वो 4 पशु की पालने की है और हमने उन्हें 8 पशुओं को रख रखा है, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, 4 पशु ही पालना है। मिश्रित खेती विधि एक अच्छी प्रबंधक की आवश्यकता होनी चाहिए। मतलब ये खेत है कि मिश्रित खेती, इसमें बहुत सारी फसलें उगाई हैं, तो उसके लिए एक प्रबंधक अलग से होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद खाद बीज व चारा संग्रहण के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब कि जिन सभी को रखने के लिए खाद बीज और चारा, इन सभी को रखने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पार्ट 2 है, मतलब ये क्या हुआ, ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन जो आप सर्च करेंगे, और इसके बाद में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पोस्ट, लव यू ऑल, ठीक है ना गाइस। तो ये सभी हो गया हमारा। तो गाइस आपका दिल से धन्यवाद अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो, ठीक है ना। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लीजिए दिल और बना देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही सपोर्ट करती रहिए। और गाइस आपको मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि सभी वैसे आपके लिए उपलब्ध हो पाएँ। वैसे ये देखिए मैथ का, बायो का, आर्ट्स का और कॉमर्स का, इनका और रहा है, मैं इनका जल्दी चालू करवाता हूँ। बाकी ये 3 तो हो ही जाएंगे चालू, बाकी आर्ट्स से या बायो कॉमर्स में से एक रह सकता है। और ये पीसीएम भी क्या कहते हैं एग्रीकल्चर चल ही रहा है, तो जल्दी करवाता हूँ। तो उसके लिए सॉरी गाइस, बट अगर आप सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करेंगे तो आप तक जल्दी चीज़ें पहुँच सकेंगी। तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आरएमएस एजुकेशन को नहीं भूल जाना, आरएमएस एजुकेशन को याद रखना है, ठीक है। चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।